नमस्कार। द हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविरल और आज हिमाचल प्रदेश और देश भर की मुख्य खबरों के साथ आप देख रहे हैं द हिंदी टीवी। चलिए देखते हैं सभी खबरों का विस्तार। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। चंबा की 80 साल की बुजुर्ग महिला को अन्य गंभीर बीमारियों के कारण चंबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। वृद्धा का कोविड टेस्ट लिया तो वह पॉजिटिव निकला। इसके बाद सोमवार सुबह महिला को धर्मशाला कोविड केयर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में पेट के कैंसर से पीड़ित किन्नौर के पूह के 57 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 57 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। वहीं प्रदेश में सोमवार को 262 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में 49, मंडी में 48, ऊना में 28, सोलन में 74, हमीरपुर में 20, लाहौल में 11, शिमला में 7, बिलासपुर में 12, चंबा में 7, सिरमौर में 6 मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7660 पहुंच गया है। 2234 सक्रिय मामले हैं। 5359 मरीज ठीक हो गए हैं। सोमवार को 183 और मरीज ठीक हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान किन्नौर के कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी की ओर से सरकार के खिलाफ सदन में कहे एक शब्द पर सीएम ने ऐतराज जताया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच सीएम ने जब कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आज होती तो हिमाचल बर्बाद हो जाता, इस पर विपक्ष के सदस्य आक्रामक हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दूसरे दिन भी स्थगन रोको प्रस्ताव के चलते प्रश्नकाल नहीं चल सका। सारा कामकाज रोककर कोरोना काल की अव्यवस्था और दिक्कतों पर चर्चा चलती रही। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि जैसे शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के सदस्य सदन में कर रहे हैं वह सही नहीं है। वह कांग्रेस का दौर होता तो हालात बहुत खराब होते। प्रदेश आज तबाह हो गया होता यदि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में होती। हिमाचल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और जन समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस आज चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा के बाहर भी पुलिस पीपीई किट और बैरिकेडिंग लगाकर तैनात है। वहीं कोरोना काल में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। चौड़ा मैदान में बैरिकेड्स तोड़कर कांग्रेसी कनेडी चौक रवाना हुए, जबकि पुलिस बल प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने में नाकाम रहा। इस दौरान पुलिस बल से धक्का मुक्की भी काफी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं। राठौड़ ने कहा है कि पार्टी नेताओं को शिमला आने से जगह जगह रोका गया है। सरकार पुलिस बल से लोगों की आवाज नहीं दबा सकती है। शिवसेना के सांसद संजय राउत सहित अन्य लोगों की ओर से बॉलीवुड कंगना रनावत को मुंबई ने आने की धमकी के बाद केंद्र सरकार ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। इसमें सीआरपीएफ के 11 कमांडो कंगना की हिफाजत करेंगे। कंगना की सुरक्षा के लिए देर शाम सीआरपीएफ के 11 कमांडो उनसे सिमसा स्थित घर पहुंचे। हिमाचल पुलिस के साथ सीआरपीएफ कंगना की सुरक्षा में तैनात रहेगी। वहीं हिमाचल सरकार ने भी कंगना की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की है। मनाली स्थित कंगना के
घर के गेट के बाहर हिमाचल पुलिस के 3 कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। कंगना समेत उनके पिता अमरदीप राणौत, मैनेजर और बहन रंगोली चंदेल ने केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया है। विधायक रीता धीमान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा सचिवालय की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। सचिवालय ने कहा है कि परिसर में आने वाले हर व्यक्ति का तापमान जांचा जाएगा, लेकिन विधायक के कोरोना संक्रमित और लक्षण होने के बावजूद चेकिंग न होने पर सभी मौन हैं। सूत्रों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने साफ निर्देश दिए हैं कि मंगलवार से परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग हर हाल में होगी और जरा भी लक्षण मिलने पर उस व्यक्ति को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नई पंचायतों की गठन की प्रक्रिया के चलते वार्डबंदी और मतदाता सूची का काम अटका है। प्रदेश सरकार ने 310 नई पंचायतों के गठन को लेकर 3 अधिसूचनाएं जारी की थी। अब लोगों की आपत्तियों को निपटारा भी कर लिया गया है। इसके बावजूद अभी तक सरकार ने इसकी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है। हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि सरकार नई पंचायतों की अंतिम अधिसूचना जारी करे। इसके बाद आयोग सभी पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग के अधिकारी बताते हैं कि पंचायतों की सही संख्या सामने आने के बाद ही पंचायतों की वार्डबंदी का काम शुरू किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रिया ने दोनों पर डिप्रेशन के लिए दवाइयों का फर्जी पर्चा बनाने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद से ही अस्पताल प्रशासन में खलबली का माहौल है और कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। रिया के आरोपों ने आरएमएल अस्पताल में खलबली मचा दी है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार पर रिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने सुशांत को प्रिस्क्रिप्शन भेजा था। उन पर सुशांत के लिए नशे की दवाई लिखने का आरोप है। इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। 2.5 लाख के इनामी बदमाश आशु जाट ने सोमवार देर रात हापुड़ जाते समय निजामपुर के पास भागने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार रात करीब 12 बजे जब पुलिस टीम आशु जाट को लेकर हापुड़ लौट रही थी, उस दौरान नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत निजामपुर हाईवे पर आशु ने लघु शंका के बहाने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से उतरने के बाद आशु ने कांस्टेबल अंकुर धामा की पिस्टल छीनने का प्रयास किया। धक्का मुक्की के बाद आशु भाग निकला। हालांकि पुलिस ने आरोपी को एक बार फिर से दबोच लिया है। पुलिस घटना के दौरान किसी प्रकार की फायरिंग से इंकार कर रही है। इस मामले में देर रात कोतवाली में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। आज आशु को कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को करीब 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। यह नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक है। कोविड संक्रमण के कारण उत्तराखंड प्रदेश में 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। यह जून तक जारी रहा। इस दौर में उद्योगों से लेकर अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के ठप होने का नुकसान राज्य को उठाना पड़ा है। अब एसबीआई की शौक शाखा एसबीआई इको की ओर से जारी आंकड़े बता रहे हैं कि इस नुकसान के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 36,000 करोड़ रुपए कम हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में मंगलवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। बाकी अन्य हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि अगले हफ्ते कुछ दिन कई इलाकों में भारी बारिश के दौरान हो सकती है। वहीं आज से चारधाम यात्रा मार्ग सुचारू है। हालांकि सुबह 2 घंटे के लिए बद्रीनाथ हाईवे क्षेत्रपाल में बंद हुआ था। मसूरी देहरादून मार्ग पर सोमवार को देर शाम को हुए भारी भूस्खलन के बाद आए मलबे और पत्थर को लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी के माध्यम से हटाकर यातायात को सुचारू कर दिया गया है। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने राज्य में ड्रग्स के सेवन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कुमार ने कहा है कि हमें संदेह है कि ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोग कुछ नामी स्कूलों के बाहर आइसक्रीम में ड्रग्स मिलाकर बच्चों को बेच रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गौरतलब है कि सोमवार को अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को पुलिस ने ड्रग्स संबंधी मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं आज सुबह अभिनेत्री संजना गलरानी को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। उनसे ड्रग्स मामले में पूछताछ की जाएगी। शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा है कि हमें संदेह है कि ड्रग नेटवर्क बच्चों को लुभाने के लिए नामी स्कूलों के बाहर काम कर रहा है और उन्हें आइसक्रीम में ड्रग्स मिलाकर बेच रहा है। इससे शामिल लोगों को सलाखों के पीछे भेजे जाने का काम सुचारू रूप से चला रहेगा।
शिवसेना ने मंगलवार को बताया कि राज्यसभा सदस्य संजय राउत को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से करने के बाद से राउत और अभिनेत्री बीच वाक युद्ध चला रहा है। शिवसेना से मंगलवार को एक बयान में कहा है कि राउत को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। शिवसेना से बताया है कि राउत के अलावा लोकसभा सदस्य अरविंद सावंत और धैर्यशील माने, राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी, महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत, अनिल परब, गुलाब राव पाटिल, विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सनराइकी, मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर और वरिष्ठ नेता नीलम को पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया है। सुबह पहले 4 घंटों में करीब 7500 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया। कोरोना काल में 159 दिनों बाद येलो लाइन पर मेट्रो सेवा चल पड़ी दोबारा। यह संख्या मेट्रो प्रशासन के अनुमान से कम रही है। फिर भी लोगों की भीड़ न होने पर कोविड प्रोटोकॉल लागू करने में मेट्रो प्रशासन को दिक्कत नहीं आई। बावजूद इसके मेट्रो में प्रवेश करने में सुरक्षा जांच, थर्मल स्कैनिंग, कार्ड आदि से जुड़ी औपचारिकताएं पूरा करने में भी यात्रियों को आम दिनों से समय ज्यादा हुआ है। 2 शिफ्ट में आई इस तरह की परेशानियों के बीच यात्री तुलनात्मक तौर पर मेट्रो चलने से खुश दिखे। उधर लंबे समय से बंद मेट्रो स्टेशन और सीढ़ियां भी पहले से अलग दिख रही थी। मास्क और शील्ड पहने सुरक्षाकर्मी हाथों में सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग के साथ मुस्तैद रहे हैं। तो ये थी देश भर की मुख्य खबरें। जल्दी मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ। हर खबर पर नजर, हर खबर का सच। तब तक देखते रहिए द हिंदी टीवी।